नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बीजिंग के दौरे पर एनएस अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मिले हैं अजीत डोभाल। भारत चीन सीमा विवाद पर 25वें दौर की वार्ता होगी। सीमा मुद्दे पर भारत चीन के बीच अहम बातचीत, तो मतभेदों को ठीक से संभालना जरूरी है, ऐसा हान जेंग का कहना है। तो 2003 में शुरू हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने वाले हैं। हालांकि शी जिनपिंग की यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से अधिकारी उम्मीद लगाए हुए हैं। तो शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है। डोभाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे हैं। तो डोभाल वांग यी के साथ सीमा विवाद पर भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बातचीत में हिस्सा लेंगे। एसआर बातचीत प्रक्रिया 2003 में भारत चीन सीमा के 3488 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब देखना होगा जब ये वार्ता आज होगी तो इस पर क्या बातें सामने आती हैं। पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, कई बार ये वार्ता हो चुकी है, हमने देखा कि अरुणाचल सीमा विवाद को लेकर भी कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन आपसी सहमति हर बार नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने देखा कि 2024 में चीन और भारत के बीच एक बार फिर से वार्ता शुरू हुई थी 5 साल के बाद, 2020 के बाद से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई थी। तो अब आज जब एनएस अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हुए हैं, वार्ता की उम्मीद है, तो क्या उम्मीद की जाए कि क्या अब इस वार्ता में वो तमाम मतभेद सुलझते हुए नजर आएंगे या फिर कुछ उतने हम उम्मीद उनसे नहीं लगा सकते हैं? देखिए राधा, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जो मुलाकात हुई है और मुलाकात और भी जो होनी है वो 3 मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। सबसे पहला जो मुद्दा बताया जा रहा है कि अरुणाचल के आसपास जो सैन्य घुसपैठी है चीन की तरफ से, उसको लेकर जो रिपोर्ट है वो अजीत डोभाल पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अरुणाचल तरफ से उसको जो सैन्य कार्रवाई होती है बार बार और जो लगातार बॉर्डर पर जो चीन के सैनिक पहुंचते हैं उसको लेकर नाराजगी जो है वो अजीत डोभाल वहां पे देते नजर आएंगे। उसके अलावा दूसरा बताया जा रहा है कि लद्दाख में भी, लद्दाख के आसपास कुछ सीमा भी इस तरह की स्थितियां है जिसको लेकर जो पेट्रोलिंग वहां से उनके सेना की तरफ से किया जाती है उसको लेकर भी अपनी बातचीत हो सकती है। भारत की तरफ से अजीत डोभाल वो अपनी बात रखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होना है। कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते हैं, संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर तैयार किया जा रहा है कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और क्या कुछ होगी। इन तमाम संभावनाओं के बीच ये एक महत्वपूर्ण मुलाकात, महत्वपूर्ण दौरा अजीत डोभाल को माना जा रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा संभव बताई जा रही है और इसको लेकर ही अजीत डोभाल तमाम मसलों को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है पंकज। ऐसे में सभी की निगाहें इसी पर हैं कि बैठक में क्या कुछ वार्ताएं होंगी। जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी अपने संबोधन में आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं और मेरा मानना है यूपी के कृषि विकास की दर को तत्कालीन सरकार के एजेंडे में किसान था ही नहीं। मुझे याद है 2014-15 में हुदहुद एक साइक्लोन आया था, उसके कारण उस समय अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हुई थी। साल भर ऐसे ही है जैसे इस बार अल नीनो है, असमय बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसके दौर से जब किसान को आवश्यकता होती थी बारिश की तब बारिश नहीं होती थी, लेकिन जब उसको लगता था कि अब बारिश न हो तब बारिश होने लगती थी। और उस समय 14-15 में आया था हुदहुद साइक्लोन। इसके कारण वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। भारत सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध करवाया था
और 14-15 का पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। 17 में हमने वो पैसा किसानों को बांटा था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब हमने बांटा था। शाही जी उस समय कृषि मंत्री बन गए थे, तब ये पैसा हमने किसानों को बांटा था। आज कोई आपदा आती है, हमने किसान के लिए भी व्यवस्था की है कि कहीं वन्य जीव से संघर्ष हो जाए या आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाए या किसी सर्पदंश की चपेट में कोई किसान या बटाईदार या किसान के परिवार का कोई सदस्य आ जाए, तत्काल इसे आपदा राहत की श्रेणी में लेकर के 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल दे दी जाए, तत्काल दी जाए। हम लोग तत्काल देते हैं, 24 घंटे के अंदर पैसा उस परिवार को मिलती है। अगर कहीं पे अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेत को नुकसान हुआ है, फसल बीमा का पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन आपदा राहत का पैसा उसको परिवार को तत्काल, उस किसान को तत्काल मिल जाना चाहिए। ये करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। जब पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था तो कैसे ये लोग बढ़ाते? आप सोचिए, हम लोगों ने सबसे पहले 2017 में आने के बाद 2018 में बाण सागर की परियोजना पूरी की। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई की सुविधा दे रही है। फिर हमने अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड की दिशा से इसको पूरा करवाया। इसने महोबा से लेकर के बांदा तक सिंचाई की सुविधा को आच्छादन बढ़ाया। और बाद में 2021 में हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य पूरा किया। ये बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दे रही है। यह योजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब बनी थी? 1972 में। और पूरा कब हो रही है? 2021 में हमने पूरा किया। यानी पिछली सरकारों ने कभी इसको महत्व ही नहीं दिया। पिछली सरकारों के एजेंडे में न युवा था न किसान था। और इसीलिए आज जब आपका कृषि विभाग में प्रवेश हो रहा है, मंडी सचिव के रूप में और तकनीकी सहायक के रूप में, मेरी आप सबसे अपेक्षा है मंडी समिति के रूप में मंडी को ऐसा चमकाइए, साफ सुथरा हो, कचरे का निस्तारण हो, जो व्यापारी वहां रहता है वे भी साफ सुथरे तरीके से वहां रहें। जो किसान मंडी में आता है उस किसान के लिए वहां पर हम व्यवस्थाएं दें, बुनियादी सुविधाएं भी दिए, बैठने की व्यवस्था भी करें, अन्नदाता किसान को सम्मान मिले, रंग रोगन करने की व्यवस्था हो। उन ग्रामीण सड़कों को जो मंडी समिति के अंतर्गत हैं उनका समय पे चयन और समय पे उनका निर्माण हो। मंडी समिति के शेड अच्छे हों और प्रभावी हों और किसान की उपज को वहां पर प्रोक्यूर करने की व्यवस्था और एमएसपी देने का उचित प्लेटफॉर्म भी हो। मंडी को हमें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं अगर हम समय पे करते हैं, योगदान देते हैं, तो यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य होगा। यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट या भारत माता की जय करने से जय नहीं होता है। इसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना है। तकनीकी सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान को तकनीक के साथ जोड़ना। इरिगेशन में कैसे हम खेत को पूरा पानी से लबालब करने की बजाय ड्रिप इरिगेशन को कैसे महत्व दे सकते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली को कैसे हम प्रभावी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करवा सकते हैं, इससे आमदनी कई ज्यादा बढ़ेगी किसान की। कैसे हम 100 फसली ले सकते हैं, कैसे किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सभी कार्य अगर आप समयबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे इसका लाभ होगा। आपके प्रति अन्नदाता किसान के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होगा। आप में से ज्यादातर लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उस किसान के लिए जो सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर
पेट भरता है हम सबका, प्रदेश का, देश का, दुनिया का, उस अन्नदाता किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। सम्मान का भाव होगा तो प्रदेश प्रगति करेगा। आप देख रहे होंगे चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात यानी खेती की बात खेत में करने लग गए हैं, लैब टू लैंड की बात करने लग गए। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। रोजगार और रोड कनेक्टिविटी पर फैसले ले सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो कैबिनेट की बैठक जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी तो कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होती हुई नजर आएगी। रोजगार, रोड कनेक्टिविटी पर बड़ा फैसला आ सकता है। तो आज इस बैठक पर सभी की निगाहें और ऐसे में देखना होगा मोदी कैबिनेट में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। तो आगे रक्षाबंधन का भी त्योहार है और जन्माष्टमी भी सामने आ रही है, तो राज्यों के लिए भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं और ऐसे में देखना होगा कैबिनेट में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला होता हुआ। तो रोजगार के नए अवसर पर पीएम मोदी इस बैठक में फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि रोजगार के नए अवसर हमारे युवाओं के हाथ में हैं और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उन्हें कैसे आगे रोजगार के अवसर पैदा करने के उन पर भी उन्हें फोकस करना होगा। तो इसी के साथ पीएम मोदी अक्सर जो है स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आज क्या कुछ छात्रों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। तो साथ ही रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी कुछ फैसले किए जा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मोदी कैबिनेट में किन फैसलों पर मुहर लगती है, क्या प्रस्ताव सामने आते हुए नजर आते हैं। और देखिए जेनजी अल्फा को लेकर यूपी में अहम फैसला। यूपी के 3126 स्कूलों की सूरत बदलेगी। सरकार ने स्कूलों के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मरम्मत के लिए, पुनर्निर्माण के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो 302 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की गई है। तो देखिए किस तरीके से यूपी सरकार लगातार छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ वक्त पहले की ही बात है, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेनजी का जिक्र किया था, जेन अल्फा का जिक्र किया था। उसमें कहा था कि 5 से 15 साल तक के बच्चों को एआई स्किल्स हम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी से उनको कैसे जोड़ना है उस पर भी जोर दिया जाएगा। और उस ऐलान के बाद से कि हमने देखा मध्य प्रदेश में भी सरकार लगातार बच्चों के लिए कुछ ऐलान करती हुई नजर आई और अब यूपी में भी जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। तो टोटल 604 करोड़ रुपए राशि आवंटित की जाएगी, जिससे 3126 स्कूलों की सूरत बदलती हुई नजर आएगी। तो सरकार ने स्कूलों के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से पहली किश्त 302 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से
आधे रुपए दिए जा चुके हैं और ऐसे में अब क्या कुछ पुनर्निर्माण मरम्मत का काम किया जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें सरकारी स्कूलों की बदलती हुई नजर आएंगी, क्या लैब्स उसमें बनाए जाएंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं, इस पर सभी का फोकस है। तो 27 का चुनाव भी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश भी होगी, राज्य सरकार की पूरी कोशिश भी होगी हैट्रिक लगाने की और इसी दिशा में काम करते हुए योगी सरकार की बड़ा फैसला लेती हुई तो यूपी के छात्रों पर सरकार का पूरा फोकस, जिसमें कि जेनजी जेन अल्फा पर फोकस करते हुए 3126 स्कूलों के मरम्मत पुनर्निर्माण पर योगी सरकार का फोकस है। इसके लिए 302 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। आलोक द्विवेदी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, 15 अगस्त की बात है, पीएम मोदी जेन अल्फा जेनजी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि 5 से 15 साल तक के बच्चों को एआई स्किल्स दिए जाएंगे, साथ ही जो भी नई तकनीक है उनसे उनको रूबरू करवाया जाएगा। उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 27 के चुनावों से भी इसको जोड़कर देखें तो क्या कुछ परिणाम इसके पड़ते हुए चुनावों पर नजर आएंगे? आलोक। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो नवनिहाल है प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इससे पहले भी देखा गया है कि कई सारे विद्यालय जो जर्जर अवस्था में थे या जो चलायमान नहीं थे, इनको कंपोजिट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं, उस तरफ लगातार कदम उठाते रहते हैं। अभी हाल के कुछ दिनों में देखा गया कि जेन अल्फा जिस तरह से आंदोलन करते हुए नजर आए, स्कूलों में जो कमियां नजर आई, चाहे शिक्षकों की कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, शौचालय न हो, पानी की व्यवस्था न हो, तमाम जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए जो आंदोलन हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको संजीदगी से लिया और उन्होंने अब स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये सारी जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। इसमें लगभग आपने भी बताया कि 3126 विद्यालय हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक उच्च विद्यालय भी है, लगभग 2250 के आसपास प्राथमिक विद्यालय, इसके अलावा 800 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इन प्राथमिक विद्यालयों की सूरत बदलेगी। अब इनको जो है निर्माण कार्य होंगे, निर्माण कार्य होंगे, शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, बेंच की व्यवस्था है, बेंच जो लगाया जाता है उसकी व्यवस्था है। ठीक है आलोक, तो अब जिस तरीके से छात्रों पर फोकस किया जा रहा वो बेहद महत्वपूर्ण है, दिखता होगा इसका क्या कुछ असर चुनावों पर पड़ेगा। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधा बिहार के पटना लेकर चलते गए, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आवास की ओर छात्रों का मार्च होता हुआ तो गांधी मैदान से सीएम हाउस तक छात्रों का मार्च। ऐसे में 15 सूत्री मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करते हुए छात्र नजर आएंगे। तो आपको देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रखे गए, वहां पर छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनको पूरी कोशिश से रोकने के लिए कर रखी है। देखिए किस तरीके से उनको धक्का दिया जा रहा, हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं। तो मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा, इस बात की भी चेतावनी छात्र देते हुए नजर आए हैं। तो वहीं देखिए संजीव मेरे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप प्रदर्शन स्थल पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ वहां पर प्रशासन की तैयारियां नजर आती हुई? देखिए बिल्कुल हम जेपी गोलंबर पर हैं और अभी आपको मैं दिखाता हूं एक बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ छात्र भागे। देखिए फिर से एक बार छात्रों को दौड़ाया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है दौड़ा रही है और ये देखिए छात्रों का हुजूम। पुलिस जो है कोशिश कर रही है रोकने का, लेकिन छात्र जो है कुछ छात्र निकल चुके हैं बैरिकेडिंग तोड़कर और अभी भी छात्र जो है आप देखिए तस्वीरें किस तरह से जो छात्र हैं बैरिकेडिंग करते हुए और बैरिकेडिंग कुछ छात्र। देखिए 2022 में बिहार एसएससी का फॉर्म भराया था और वो लगातार जो है फॉर्म का ही भरने का डेट जारी करता है, एग्जाम लेने का कोई डेट जारी नहीं कर रहा है। अब कुछ छात्र तो बिहार एसएससी का डेट जारी करे, बिहार एसएससी में जो एग्जाम का डेट जारी करे और जो संविदा वाला है जिसको 25 आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो पुलिस और छात्रों के बीच ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो पुलिस और छात्र हैं उनके बीच किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। किस तरह से लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। बीटीएससी और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं, ये देखिए छात्रों और पुलिस के बीच किस तरह से जो धक्का मुक्की हो रही है, छात्र को रोकने की कोशिश की जा रही है। और इधर हम तस्वीर आपको दिखाते हैं
जी। किस तरह से जो छात्र हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या करें। इधर देखिए छात्र और भी छात्र हैं, हम उनसे बात तो क्या आप ताकि क्या मांग है मेरी, वो सरकार क्या मांग है, पढ़ के बैठ जाएं, बूढ़े हो जाएं, यही मांग है मेरी। कुछ तो है साहब ना, वो गुंडागर्दी की सरकार है ना, वो अपनी नावी वो सरकार है, वो अपनी अपराधी सरकार है, अपराधी छवि की सरकार है। छात्रों का गुस्सा है, बिल्कुल साफ कर रहे हैं छात्र कि उनकी मांग जो है वो किस तरह की मांग है। और पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग को तोड़कर कई छात्र कह सकते हैं डाकबंगला चौराहे की तरफ आ चुके हैं। और इधर देखिए आपको दिखाते हैं जहां से बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, वो छात्र जो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े, उन छात्रों को देखिए, इधर भी छात्रों को किस तरह से दौड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है छात्र घुस चुके हैं। और इधर जरा दिखाई तस्वीरें किस तरह से यहाँ भी पुलिस का हुजूम है। यहाँ से कुछ छात्र अब दूसरे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकले, लेकिन फिर से एक बार पुलिस का जो एक बल है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में दी गई है। ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से कह सकते हैं चरमराई है। तो ये यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, छात्रों को इधर रोका गया है। तो देखिए ये पूरी जो मांग है इनकी, मैंने पहले भी बताया था कि 15 सूत्री मांगों को लेकर कहीं ना कहीं छात्र जो है लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और सीधी मांग है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सबसे पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और मेरे जी, लाख नौकरी की बात किया था उन्होंने, 11 लाख के लगभग लोगों को नौकरी दिया है। 25 लाख रोजगार की बात की थी श्री नीतीश कुमार जी ने, 40 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार में रोजगार मिला है। और उसके अलावे सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। तो हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभागों में वैकेंसियां निकल रही है। अभी हाल में देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से 2000 से ऊपर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करके उनको सरकारी नौकरी मिली है। उनको हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराया है, उनको नौकरी के लिए वहां पर कार्यक्रम आयोजित करके उनको सम्मानित किया है। उसके केवल जीविका में भी देखा आपने। वहां पर छात्र प्रदर्शन करते हुए लगातार छात्रों की हुंकार। और आज बिहार में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो छात्रों का आंदोलन जारी है। ऐसे में पटना से तस्वीरें आप देख रहे हैं, संजीव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, हम चाहेंगे आपसे कुछ छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको छात्रों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के उस पार किस तरह जो है छात्र वो अपनी मांगों को लेकर, हर वो मांग जो लगातार गर्दनी बाग से उठ रही थी, और अब छात्र जो है किस तरह से देखिए जो हाथ में बैनर है उसको लेकर, ये वही हुआ है जो आगे चलकर कोई डीएसपी बनेंगे, कोई दरोगा बनेंगे, कोई किसी और विभाग में जाएंगे। तो इन सब मांगों को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, छात्र जो है अब बाहर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ा है छात्रों ने। फिर एक बार पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए देखिए किस तरह से जो पुलिस की बैरिकेडिंग दूसरे बैरिकेडिंग की ओर चल रहे हैं छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है? मेरा मांग है, बिहार एसएससी 2023 का वैकेंसी है, अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिया। 2026 चल रहा है। यही बांकीपुर विधानसभा 2 महीना पहले नितिन नवीन छोड़े थे, उसके बाद 2 महीना में इलेक्शन हो गया। 2023 वाला अभी तक क्यों नहीं हुआ? बिहार एससीजीएल, बीएसओ, ये सब सारी मांग हमारी है। और इसका कैलेंडर हो, एनुअल एग्जाम हो, ये सब हमारी मांग है। सकते हैं किस तरह से जो छात्र हैं अलग अलग मांगों को लेकर। और यहाँ फिर देखिए इनको रोका गया, दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ रोक दिया गया है छात्रों को। और ये छात्र यहाँ भी देखिए, यहाँ आकर इनको रोका है। दूसरा बैरिकेडिंग, ऐसे कई बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और हर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर किस तरह से। और भी हम स्टूडेंट से क्या कहोगे?
जी बोल रहे हैं सीए की मांग है कि 3 साल से बिहार एसएससी एग्जाम नहीं लिया है। हम लोग का अनुरोध आयोग से है, अब अनुरोध नहीं करेंगे, अब याचना होगा। 3 साल से एग्जाम नहीं लिया गया, 3 साल से एग्जाम लिया नहीं है, मुद्दाबीन हो गए। इनकी दुकानें, राजनीतिक दुकानें बंद हो गई है, तो ये अपना दुकान खोल करके सामान बेचना चाहते हैं। जनता सब समझती है। तेजस्वी यादव भी उनको साथ और सहयोग दे रहे हैं कि स्टूडेंट को पूरा सहयोग है, बिहार में नौकरी नहीं मिल पा रही है। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश रहे हैं। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना। इन सब का दुकान बंद हो गया। जितने तेजस्वी यादव जी हों या जितने लेफ्ट जितने पार्टी के विपक्ष में है, सबका दुकान बंद हो गया। बीपीएससी के अधिकारी जिस तरीके से निलंबित कर दिया गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जिस तरह से टिप्पणी की है, छात्रों के लिए अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है और दंडनीय है। और उनके खिलाफ अगर सरकार ने कार्रवाई की है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। एक अंतिम सवाल है सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, चीनी के भी दाम बढ़ रहे हैं, आप कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उसको किस तरीके से आप लोग बिहार में? सरकार गंभीर है। चीनी की महंगाई हो गई है। तो देखिए किस तरीके से वहां पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों की हुंकार, जिसमें परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन होता हुआ लगातार संजीव हमारे साथ बने हुए तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजीव, मैं देख पा रही हूँ किस तरीके से वहां पर लाठियां भी चलाई जा रही हैं। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन इस वक्त छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे संजीव। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर छात्रों के साथ धक्का मुक्की होती हुई छात्र लगातार सरकार से मांग कर रखे गए। जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हुई है और जिस तरीके से भर्तियां नहीं निकाली जा रही, उसको लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहां पर प्रदर्शन होता हुआ और लगातार पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है छात्रों को रोकने की। छात्र जो है सीएम आवास का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे हैं। हाथों में देखिए उनके किस तरीके से तख्तियां भी हैं, पोस्टर्स भी हैं और का सवाल, बीएसएससी का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है। हमारे साथी अमन साथी हमारे बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। छात्र जो है बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तोड़ने की कोशिश और पुलिस जो है यहाँ पर बलपूर्वक प्रयोग कर रही है और छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरा। और ये देखिए किस तरह से जो बिहार के शिक्षा मंत्री वरना हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम लोग सारा बैरिकेड तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें। हमारा
और मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे। जेपी गोलंबर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से, और पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग के बाद कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो सीधी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को किसी भी हाल में इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना। देखिए, जो ये विद्यार्थी है अपनी 15 मांगों को लेकर 14 स्टूडेंट्स यूनियन पूरे बिहार से यहाँ आए हैं और ये मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लेकर, और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने का एक प्रयास, लेकिन छात्र देखिए अब बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। ये बैरिकेडिंग तोड़ा छात्रों ने और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं छात्र। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र जो है अंदर जा रहे हैं, छात्रों का हुजूम अंदर जा रहा है। और देखिए किस तरह से जो इधर देखिए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र जो है जो 70वीं PPSC में PT से लेकर मेंस तक जो अनियमितता बरती गई है उसको तत्काल शिक्षा मंत्री और सम्राट सरकार इसको जांच करे और उसको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और हम मांग करते हैं 70वीं PPSC रद्द करें। तो आप देखिए यहाँ फिर बैरिकेडिंग जो है दूसरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से छात्रों को रोका गया है। ये पटना का मौर्य होटल है, वहाँ पर फिर छात्रों को जो है बैरिकेडिंग रोक दी गई है। और यहाँ पर क्योंकि पहले से ही ये आशंका थी, पुलिस जो है देखे यहाँ पर बलपूर्वक प्रयोग कर रही है, पुलिस जो है समझा रही है। और ये छात्रों के आंदोलन को लेकर देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग है, यहाँ भी देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। तो आप देखिए किस तरह से जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पटना पुलिस की किस तरह मारा जा रहा है, देखिए ढकेला जा रहा है, देखिए ढकेल करके देखिए वहाँ मारा जा रहा है। तो छात्रों का किस तरह से छात्रों को रोकने का एक प्रयास, और छात्र जो है क्या हमारी मांग को पूरी कर जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। दरोगा एग्जाम रद्द होना चाहिए सर। बिहार में जितना एग्जाम है कदाचार एग्जाम हो और जल्द से जल्द एग्जाम हो घोषित करें। तो आपको मैंने दिखाया है तस्वीरें, कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर, हालांकि आगे भी कोशिश है छात्रों को रोकने का, आगे भी जो है बैरिकेडिंग की गई है, कई बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन 2 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र जो है अंदर प्रवेश कर गए हैं। कुछ छात्र जेपी गोलंबर पर हैं, कुछ लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किस तरह से देखिए जो छात्रों का हुजूम है वो आगे बढ़ा है। तो यहाँ जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार किस तरह से डटे हुए हैं और अपनी मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस संयम बरत रही है, पुलिस जो है संयम बरतते हुए रोकने का प्रयास कर रही है, पुलिस को लगातार कोशिश कर रही है, संयम बरत रही है। छात्रों पर लोगों को समझाया जा रहा है, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ने के हिदायत दिए जा रहे हैं। और ऐसे में सम्राट सरकार से ये सीधी मांग है कि जो होगा कि अब वो युवा नहीं रहे, और उनके पार्टी में भी बहुत सारे युवा होंगे जिसको उन्हें आगे लाना चाहिए यदि वो युवाओं से संवाद कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये, वो क्या संवाद कराना चाहते हैं। युवा हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर खुद राहुल जी आज तक चले। ये जो इस बार जो जंतर मंतर पर उन लोगों ने युवाओं को गुमराह किया, दिग्भ्रमित करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्हें लगता है कि देश के युवाओं को हम जब चाहेंगे तब गुमराह कर लेंगे, और इसके कारण वो युवाओं के बीच में जा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे उनको, हमारे देश के युवा भारत के भविष्य हैं, वो अपना भविष्य बनाना जानते हैं। उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। राहुल जी, अब आपके संवाद का समय बीत गया, और आप कितना भी प्रयास करें, देश का एक भी युवा आपके साथ खड़ा नहीं होगा।
सर आज बच्चों का प्रोटेस्ट था, पटना में होने वाला था, लेकिन तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे, समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उस तरह का सर प्रोटेस्ट में भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है सर। देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। सर जेपी गोलंबर जो मार्केटिंग था वो छात्रों ने अभी तोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे सर? ताजा अपडेट है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। सरकार उनकी है, लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर तो देखिए, छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए गए और ऐसे में अब आगे क्या कुछ तस्वीरें आएंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।